नमस्कार साथियों, आज हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, ठीक है, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री योजना, जैसे पीएम स्वनिधि योजना है। प्रधानमंत्री के द्वारा नई शिक्षा नीति को 2020 में लागू किया गया था। ये लोगों के हितों को देखते हुए उसके लिए लागू किया जाता है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ ले सके, लाभ प्राप्त कर सके और लोग क्या हो सके, अपडेट हो सके। इसके लिए ये योजना सबको लाया जाता है। तो मैं सोचा क्या है कि प्रधानमंत्री स्कीम्स जो है इसके बारे में हम चर्चा करें और जहाँ तक हो सके प्रयास करते हैं आपको बताने का। तो पीएम स्वनिधि योजना जो है ये प्रधानमंत्री के द्वारा 2020 में लाया गया था कि लॉन्च की तारीख थी 18 जुलाई 2020 और उद्देश्य था क्या कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 से सरकार रेहड़ी और पटरी वालों को 10,000 रुपये का लोन देगी। ठीक है, ये सरकार, कोई भी सरकार हो, हमेशा चाहती है कि लोगों के हितों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लाभ दे सके। इसके लिए ये योजना को लाया गया था और 2019 में कोरोना वायरस आया था, कोरोना महामारी, जिस कारण से बहुत सारे छोटे लोगों को क्षति पहुंचा था। ठीक है, और उनका बिजनेस जो है बहुत घाटा हुआ था, बिजनेस चौपट हो गया था। इस कारण से इस योजना को लाया गया था 2020 में और उन लोगों को क्या किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना को लाया गया था कि 10,000 के करीब में ही माइक्रो क्रेडिट दे के और उनको लाभ पहुँचाया जा सके। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में जैसे वेंडर हो गया, हॉकर या ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फल वाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ मिलेगा। ठीक है, 50 लाख से अधिक लोग इससे जुड़ेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन्हें फिर से काम शुरू करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी। ठीक है, तो ये था पीएम स्वनिधि योजना 2020 और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे या बिजनेस वुमेन थी उनको इससे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, और वो चाहे तो फिर से ये 10,000 से फिर नया कोई धंधा कर सकते हैं, छोटा छोटा बिजनेस कर सकते हैं, जैसे फल लगाने का काम कर सकते हैं, सब्जी लगाने का काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, छोटा छोटा किराना दुकान खोल सकते हैं। इसके लिए ये योजना लाया गया था। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 जो है ये तो है बहुत बड़ा, लेकिन इसमें जो है जितना हो सके हाईलाइट करके हाईलाइटेड जितना भी है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसमें जो है नई शिक्षा नीति में सरकार के द्वारा 2020 में लागू किया गया था। लॉन्च की तारीख थी 30 जुलाई 2020। ठीक है, और ये भी शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 जो है नई शिक्षा को देखते हुए सारा चीज़ अपडेट करने के लिए, शिक्षा में अपडेट करने के लिए योजना को लाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो पढ़ाई में रुचि दिखाएं और फिर क्या हो कि रोज़गार को प्राप्त करें, ऐसा शिक्षा को लाएं जिससे बच्चे पढ़ के और रोजी रोटी के लिए आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए ये नई शिक्षा नीति को लाया गया था, नई शिक्षा नीति 2020। इसमें उद्देश्य क्या था सरकार का कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, एनईपी का फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सरकार ने कई बदलाव किए हैं, जैसे कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी से स्कूल से कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव आएंगे जो आज तक नहीं देखने को मिले। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, यहाँ पे एक बात है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ये पहले नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जो कि अब बदल के ये रीनेम किया गया है। MHRD शॉर्ट नाम है, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जिसको रीनेम किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये न्यू नेम है इसका। तो उस समय 2020 में उसमें मंत्री जो थे कि हम लोग के वो थे रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा जिसमें लॉ और मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया है। नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए GER क्या होता है, GER जिसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो,
ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई में रुचि रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन को प्राप्त करें, इसलिए GER टर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो GER में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या करे, पढ़ाई में रुचि दिखाए और पढ़ाई को बोरिंग फील ना हो और वो पढ़ाई को इंटरेस्टेड बनाए रखे और उससे उन लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले, इसलिए GER को इस्तेमाल किया गया। यहाँ GER टर्म का मतलब होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। इनरोलमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला ले सके बच्चे, ठीक है, GER। तो 2035 तक 50% GER पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में पढ़ाई की रूपरेखा या फिर पाठ्यक्रम 5+3+3+4, ठीक है, 5 है, फर्स्ट 5, लास्ट 4, बीच में 2 है, 3 तो इसका मतलब क्या होता है, 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल, 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, ठीक है, के आधार पर तैयार किया गया है, ठीक है। और इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल है। अब अगर कोई छात्र या छात्रा कक्षा 6 से ही नए कौशल जैसे कोडिंग, मैनेजमेंट, रिसर्च और इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ें, पहले मैं बताता हूँ कि 5+3+3+4 का मतलब क्या होता है। 5 ईयर का मतलब क्या होता है कि 3 ईयर जो है आंगनबाड़ी, मतलब जो बच्चा 5 साल जो पढ़ाई करेगा, शुरू का 5 साल, ठीक है, 5 साल जो शुरू का जो 5 साल रहेगा, बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद का 5 साल जो है, तो पहले 3+2 मतलब 5 साल का ये समझिएगा कि पहले 3 साल फिर उसके बाद 2 साल, तो 5 साल में 3 साल जो है आंगनबाड़ी या फिर प्री स्कूल बाल वाटिका कहा जाता है, प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका। तो प्री स्कूल बाल वाटिका जो है वो 5 साल में 3 साल उसको वहाँ पे पढ़ाई किया जाता है आंगनबाड़ी में, और फिर 2 साल जो है क्लास 1 और 2 जो है एज जो हो जाएगा 2 साल, मतलब 5 साल में 3 साल आंगनबाड़ी और 2 साल जो है क्लास 1 2, ठीक है। एज जो होना चाहिए बच्चे का कितना, 6 से 8 साल के बीच में। तो 5 साल में 3 साल आंगनबाड़ी और 2 साल क्लास स्टैंडर्ड 1 और 2 में बच्चा का दाखिला होगा, जो कि एज कितना होना चाहिए, 6 से 8 साल के बीच में होना चाहिए। मतलब 1 से 5 साल तक बच्चा कहाँ पे पढ़ेगा, आंगनबाड़ी में या फिर बाल वाटिका में या प्री स्कूल कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, और दूसरा नाम बाल वाटिका कह सकते हैं इसको। और 2 साल जो पढ़ेगा क्लास 1 और 2, मतलब 5 साल में ये इतना पढ़ाई करेगा। तो क्लास 1 2 में एज होना चाहिए 6 से 8 साल के बीच में। उसके बाद जो है फिर 5 के बाद 3 आता है। हम 5 को 2 कैटेगरी में बांटे हैं, 3+2, 3 ईयर मतलब बाल वाटिका या फिर आंगनबाड़ी या प्री स्कूल। 2 साल जो है वो कहाँ पे, क्लास 1 और 2, एज होना चाहिए 6 से 8। फिर सेकेंड जो है 3 ईयर जो है क्लास जो है 3, मतलब 5 के पास 3 का कंसेप्ट है, 5 3 +3 +4, तो 3 जो ईयर है उसमें क्लास 3 4 5 में बच्चा होना चाहिए। 3 ईयर में 3 ईयर जो है 3 क्लास 4 क्लास 5 में होना चाहिए। एज होना चाहिए 8 से 11 के बीच में, 8 to 11 के बीच में ये बच्चा का एडमिशन होना चाहिए क्लास 3 में या फिर 4 में या फिर 5 में। और उसके बाद फिर +3 है, तो उसके बाद +3 का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास 6 7 8। क्लास 3 का जो थ्री ईयर का कॉन्सेप्ट जो है क्लास 6 7 8, और एज जो होना चाहिए वो 11 से 14 के बीच में, 11 to 14 होना चाहिए। फिर 4 ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्लास 9 to 12, एज होना चाहिए 14 to 18 के बीच में, ठीक है। 4 ईयर जो होना चाहिए क्लास 9 से लेकर 12 के बीच में, और एज जो होना चाहिए 14 से 18 के बीच में। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और उसके अलावा भी इसमें और भी बहुत विस्तार रूप से बताया गया है, ठीक है, लेकिन हम जो है इसमें मेन हाईलाइट जो है उसको हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट रिसर्च, जैसे इसमें बताया गया है कि कौशल में जैसे कोडिंग, मैनेजमेंट, रिसर्च, जहाँ मतलब ऐसा पढ़ाई करें जिससे हम लोग कुछ काम कर सके और जीविकोपार्जन के लिए कुछ हम लोग आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए ये एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है, ठीक है। और उसके अलावा भी क्या है कि आप ये सीक्वेंस था कि हाँ पहले इंजीनियरिंग है तो उसके बाद यही सारा चीज़ करें, या फिर साइंस है तो साइंस ही पढ़ाई करना है, या फिर कुछ भी ऐसा मतलब एक सीक्वेंस की तरह बनाया गया है कि कॉमर्स तो कॉमर्स बैकग्राउंड, मैथ तो मैथ बैकग्राउंड, साइंस तो साइंस बैकग्राउंड, ऐसा नहीं, आप सब एक दूसरे में इंटरलिंक कर दिया गया है। जो चाहे मैथ के साथ भी हिस्ट्री ले सकते हैं या फिर कोई किसी के साथ भी मैचिंग करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब रुचि के अकॉर्डिंग आप किसी भी सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या है, जैसे कोडिंग सीखना है, मैनेजमेंट सीखना है, रिसर्च, उसके अलावा फिर क्या है, हाँ, और ये जिसमें लॉ और मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, ये तो हम पहले ही बता चुके थे। और ये 5+3+3+4 का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होगा, ठीक है। और
जैसे कोडिंग सीख सके, मैनेजमेंट, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सारा चीज़ में नए कौशल के रूप में इसको जुड़ा गया है। ठीक है, मशीन लर्निंग, ये सारा चीज़ जैसे कोडिंग करना है, मैनेजमेंट, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सारा चीज़ सीखना है तो कर सकता है। इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास के लिए एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन कैरिकुलम में शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ NEP के तहत इसको ऐड किया जाएगा। फिर क्या है, जैसे अब जैसे देख लेंगे स्कूल शिक्षा में क्या क्या बताया गया, जैसे प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा, सीखने की नींव, ये पहले हम इसका परिचय करवा रहे हैं। जो पहला जो ये टर्म है, विषय में क्या सीखना है, जैसे टीचर लोग के लिए क्या है कि स्कूल शिक्षा में क्या आता है, जैसे प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल, जो हम 5 ईयर जो किए हैं, 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे 5 ईयर में क्या क्या सिखाना है बच्चों को, जैसे प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा, सीखने की नींव। ठीक है, कैसे बच्चा सीखेंगे उसके बारे में ये 5 ईयर में बताना है। सेकेंड में है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। ठीक है, सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। फिर थर्ड में क्या बताना है, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच निश्चित करना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में बताया गया है स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंदमयी और रुचिकर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बोरिंग फील हो, बच्चे स्कूल ना आए, उसको ऐसा चीज़, जैसे खेल में बच्चों को मन करता है कि हम बार बार खेलने के लिए जाए, उसी तरीके से ये शिक्षा को भी ऐसा बनाया है कि बच्चे बार बार उत्सुक हो कि नहीं स्कूल जाके हमको पढ़ाई करना है। तो ऐसा करके हम लोग को बनाना है। ठीक है, शिक्षक लोगों को ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करना है। ठीक है, और उसके बाद 5 में है शिक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देश है, शिक्षा को कैसे पढ़ाना है, कैसे इंटरेस्टिंग किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना है, उसके लिए शिक्षा के लिए है। फिर सिलेबस, एक तरह का ये सिलेबस है जो हम आपको बता रहे हैं, जो 5 से लेके मतलब 5+3+3+4 जो ये कॉन्सेप्ट है, रेशियो है, इस रेशियो में क्या क्या आपको पढ़ाना है उसके बारे में दिया गया सिलेबस टीचर के लिए। और ये नॉर्मल सिलेबस है बच्चे और टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए। उसके बाद 6 जो पॉइंट है, समता मूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम। ठीक है, उसके बाद स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन, ये सारा चीज़, स्कूल डेवलपमेंट, कैसे स्कूल को डेवलप किया जाए, ये सारा चीज़ आपको बताया गया इसमें। और कुशल संसाधन मतलब बच्चे को जब कुशल, जैसे यहाँ पे बोले कोडिंग मैनेजमेंट करना, नए कौशल सिखाना, उसके लिए भी सारा चीज़ रिक्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, तब तो कोई बच्चा कोडिंग सीख पाएगा, है ना। इस तरीके से रिसर्च डेवलपमेंट के लिए लैब होना चाहिए सही रूप से, तो मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए फिर बताया गया गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर, सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों को सहयोग, प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय, ये सारा चीज़ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद उच्चतम शिक्षा में समता और समावेश शिक्षा, ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके बाद व्यवसायिक शिक्षा है, ये सब चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया है। भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृतियों का संवर्धन, प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण। ठीक है, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, ये सारा चीज़ इसमें सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण करना, वित्त पोषण, सभी के लिए वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, ये सारा चीज़ इसके अंदर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो कि 5+3+3+4 के कंसेप्ट रेशियो के अकॉर्डिंग आपको ये सारा सिलेबस को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो जहाँ तक हो सका हम ये सोचे हैं शॉर्ट से शॉर्ट में बताने का कोशिश की है। आपको कैसा लगा ये आप हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।